हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निचल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज सी टेट या रीट या फिर एस टेट या फिर वी टेट या फिर जो भी यूपी टेट या सुपर टेट जितने भी टेट का है वो सभी का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है आप लोग को काम आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो मतलब कि डाल चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बोल दिया गया है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे कथन मतलब कि पहले सेंटेंस को पूरा पढ़िए और लास्ट में देखिए कि नहीं है लगा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले देख लिए और उसके बाद नहीं देखते ही नहीं है, क्या होता है फिर गलत करके चलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बोल दिया गया है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम, माता पिता से संतान में गुणों का क्या होता है, संचरण। दूसरा कह रहा है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। तीसरा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, शोधन है। चौथा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना वंशानुक्रम है। ये तो सही बात है, माता पिता का मतलब कि बच्चे संतानों में होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संचरण पहला भी सही है। वंशानुक्रम माता पिता के संतान, ये भी हो जाएगा। विकास प्राणी और उसके वातावरण क्या है, अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। विकास क्या होता है कि प्राणी और उसके जो आसपास जो भी वातावरण रहता है उसका क्या होता है, अंतरक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, जिस वातावरण में रहेगा प्राणी उस वैसा वो बर्ताव करेगा और वैसा वो समझ पाएगा, जान पाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है। ठीक है, जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आइए, साहचर्य के नियम है। साहचर्य के नियम कौन सा है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम या फिर समीपता का नियम। ठीक है, तो ये चारों जो है आपका साहचर्य का नियम में आता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है। तो देखिए, गेट्स के अनुसार क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। क्या है, लर्निंग। ठीक है, लर्न करना होता है, सीखना होता है। देखिए, गेट्स के बारे में एक और है, कह सकते हैं जैसे अंतर्दृष्टि। सभी जो मैंने वैज्ञानिक हैं अपने अपने मत हर एक क्षेत्र में लगभग दिए हैं। ठीक है, तो सबका मत अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो व्यवहार के रूप में बोले थे, लेकिन एक और था कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को स्वयं खोज कर सीखने पर बल देता है। ये भी जो कथन बोले थे वो गेट्स महोदय ही बोले थे कि अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत होता है वो स्वयं खोज कर सीखने पर क्या देते थे, बल देते थे। ठीक है, और एक और बोल सकते हैं इनका था कि तर्क करके, क्या था, तर्क एक ऐसी मतलब कि तर्कना पे, लॉजिक पे दिए हैं, क्या दिए हैं, लॉजिक पे ये बोले हैं, अपना वक्तव्य दिए हैं कि तर्क एक ऐसी क्या है, संज्ञा है जो उद्देश्यपूर्ण क्या है, नियंत्रित तथा चयनित चिंतन के लिए प्रयुक्त होती है। तर्क एक ऐसी संज्ञा है जो उद्देश्यपूर्ण, नियंत्रित तथा चयनित चिंतन के लिए प्रयुक्त होती है। ये गेट्स के द्वारा ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति या फिर अहम केंद्रित प्रवृत्ति या फिर नार्सिज्म का प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म का प्रवृत्ति या फिर इनमें से मतलब कि और तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ये बताइए आप लोग, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। यहाँ पे डैश में क्षेत्र होगा, मौसम होगा, वातावरण होगा या जलवायु होगा। तो मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और क्या होता है कि वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए क्या होता है, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रवर्ती परिमाप का मान। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 7वां नंबर कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं सही नहीं है। क्या है यहाँ पे भी देख लीजिए, सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। अब जो बच्चा आंतरिक रूप से क्या है अभिप्रेरित है, वे क्या करेंगे? चुनौतीपूर्ण कार्य जो होगा वो पसंद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वे हमेशा असफल रहेंगे। अब देखिए जो कोडवर्ड आप लोग को बताए थे कि एक होता है आप लोग का केवल या फिर ही या फिर हमेशा ही या फिर सिर्फ और सिर्फ, वन एंड ओनली, ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो वहाँ पे ऑप्शन मारिएगा तो देख कर मारिएगा। ठीक है, 90% लगभग जो होते हैं क्वेश्चन ये इन्हीं से मतलब कि गलत छटा जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि जब जो बच्चा आंतरिक रूप से क्या है अभिप्रेरित है, तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा रहेगा तो वो क्या करेगा? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करेंगे। ठीक है, वे कार्य के समय क्या करेंगे? आनंद अनुभव करेंगे। ठीक है, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कठिन कार्यों में जो भी मतलब कि हार्ड कार्य हो गया उसमें क्या करते हैं? उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो हो जाएगा आंसर वे आपका बी हो जाएगा कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत क्या है? अंत तक मतलब अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये जो कथन दिया गया है ये रूसो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो रूसो के द्वारा दिया गया है। तब रूसो कौन थे? तो रूसो एक दार्शनिक बोल सकते हैं या फिर युग परिवर्तक विचारक बोल सकते हैं। ठीक है, ये दार्शनिक भी थे, क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दार्शनिक, क्रांतिकारी या फिर युग परिवर्तक क्या थे? विचारक भी थे। इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ के ये थे दार्शनिक? तो ये थे रूसो, जिनेवा के। कहाँ के थे? जिनेवा के। ठीक है, जिनेवा में इनका जन्म हुआ था लगभग 1712 ईस्वी में। ठीक है, इनका एक पुस्तक का नाम था, वो याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? सामाजिक एक, इसको बोल सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका पुस्तक का नाम था। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सामाजिक संविदा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामाजिक संविदा। अब देखिए रूसो से अब है तो एक और चीज़ें जान लीजिए कि इनका जो प्रसिद्ध वाक्य था ना, वाक्य मतलब सेंटेंस, ये हमेशा क्या बोलते थे? इनका प्रसिद्ध वाक्य जो था वो यह था कि वह वास्तव में स्वतंत्र है, जो केवल वही चाहता है जो वह करने में सक्षम है, और वही करता है जो उसे पसंद है। ठीक है, फिर से, वह वास्तव में स्वतंत्र है, जो केवल वही चाहता है जो वह करने में सक्षम है, और वही करता है जो उसे पसंद है। तो यह वाक्य किनका था? तो रूसो का था। किनका था? रूसो का था। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब आइए प्लेटो के बारे में देख लेते हैं। प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो क्या थे? अरस्तु। या अरस्तु के क्या थे? गुरु थे। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, जो कि ये भी एक दार्शनिक थे। अब आइए अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु कह सकते हैं कि प्लेटो के शिष्य, और किसके गुरु थे? तो महान सिकंदर जो बोलते हैं, सिकंदर, उनका क्या थे? गुरु थे। ठीक है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और सिकंदर के गुरु। लगभग 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ही इनका था। लगभग 62 साल की आयु मतलब एज में इनका क्या हो गया था? मौत हो गया था। ठीक है, किनका? तो अरस्तु का। ये कहाँ के थे? तो ये यूनानी दार्शनिक थे। कहाँ के थे? यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है मनोविज्ञान का पिता। याद रखिएगा, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान का पिता जो है, मनोविज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? तो अरस्तु को। अरस्तु को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का पिता। प्राणी विज्ञान का पिता भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है इन्हीं को, जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, विज्ञान का पिता बोला जाता है इनको।
प्राणी विज्ञान का पिता बोला जाता है, मनोविज्ञान का पिता बोला जाता है, तो ये थे अरस्तु। ठीक है। रॉस महोदय के देखिए अब ये क्या किए थे, चिंतन पे कुछ दिए थे। रॉस महोदय जो थे चिंतन पे कुछ इनका वक्तव्य था, ये था, और भी चीज़ों में क्षेत्रों में दिए हैं, लेकिन देख लीजिए, ये याद रखिएगा। रॉस महोदय, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है। एक इनका कथन था, तो रॉस महोदय का कथन था। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका है, तो ये तो आप लोगों को बताया जा चुका है, बालक का। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। सामान्य से विशेष की तर्क। ठीक है। एक होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव होता है, और एक होता है डिडक्टिव होता है। ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जो होता है आगमन होता है, आगमन विधि, और डिडक्टिव जो होता है निगमन विधि होता है। ठीक है। आप लोग को एक वीडियो में जितने भी विधियां हैं, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब चीज़ें जो है एक वीडियो में आप लोग को कंप्लीटली बना के दे दूंगा। ठीक है। और भी डीपली, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप लोग प्ले लिस्ट में। ठीक है। अभी देख लीजिए, ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगमन विधि बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, निगमन विधि होता है। और विशेष से जो सामान्य की ओर जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आगमन विधि बोलेंगे। ठीक है। तो अभी तत्काल के लिए याद रखिए कि सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि। नेक्स्ट आइए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, किसी पर निर्भर, मतलब पर निर्भरता, धार्मिकता तो उतना नहीं आ पाता है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके ही सीखता है, तो अभाव कैसे होगा उनमें। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि सामूहिकता को क्या होता है, भावना होता है। मतलब कि अपने आप को क्या करता है बच्चे, मतलब ग्रुप बनाने की कोशिश करता है, ग्रुप में रहने की कोशिश, खेलने कूदने की कोशिश करता है। ठीक है। तो यही मनोवैज्ञानिक विशेषता इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में कहते हैं, नेक्स्ट में कह सकते हैं कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता होती है किस प्रकार प्रकट होती है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों का समायोजन, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि उसका पारिवारिक संबंध क्या होता है, मतलब समझने लगता है, उस पर क्या होता है, कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे में अचानक सा परिवर्तन आता है। अचानक सा परिवर्तन आने के कारण क्या होता है, मान के चलिए परिवार लोग कुछ बोल दिया तो क्या होता है, जल्द से गुस्सा हो जाता है, ये वो। ठीक है। उनमें क्या होता है, व्यवसाय की मतलब कि अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ व्यवसाय करना चाहिए। नई परिस्थितियों का क्या होता है, समायोजन करने में दिक्कतें आती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार का प्रकट होती है, तो ये उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। ये तो आप लोग को बताए थे, तो प्रतिभाशाली 130 से ऊपर या 140 से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सृजनशीलता का मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मतलब कि क्रिएटिविटी, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्या है, क्रिया है। ठीक है। मानसिक क्रिया है। किसने कहा था, तो ये कहा था क्रो एवं क्रो ने। ठीक है। क्रो एवं क्रो जब आ गया तो एक और देख लीजिए, क्रो एवं क्रो का ये बोले थे अभी प्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में कुछ बोले थे, प्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसको बोल सकते हैं। इनका कहना था कि अभिप्रेरणा का संबंध क्या है, सीखने में रुचि, अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। ठीक है। यह कथन था क्रो एवं क्रो का। ठीक है। अब देख लीजिए, अभिप्रेरणा से जब आ गई बात तो स्किनर के द्वारा भी बोला गया था, अभिप्रेरणा को लेकर स्किनर के द्वारा बोला गया था, वो बोला गया था कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ भाग है, आधार है। अधिगम क्या है, अधिगम जो है, सॉरी, अभिप्रेरणा जो है अधिगम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ आधार है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, ये आपका जेम्स ड्रेबर के बारे में देख लीजिए कुछ। जेम्स ड्रेबर कल्पना पे दिए थे। ठीक है। अपना जो
इमेजिन जो करते हैं आप लोग, कल्पना जिसको बोलते हैं, उस पर इन्होंने कुछ अपना वक्तव्य दिया है। कल्पना को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक होता है आप लोग का ग्राही कल्पना, और दूसरा कह सकते हैं आप लोग सृजनात्मक कल्पना। ठीक है, अब देखिए ग्राही कल्पना क्या बोलते हैं। ग्राही कल्पना को हम लोग बोल सकते हैं कि रिसेप्टिव इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव इमेजिनेशन। ठीक है, रिसेप्टिव इमेजिनेशन बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, ग्राह्य जो ये कल्पना होता है, जब हम दूसरे की कही हुई बातों को क्या करते हैं, ग्रहण करके उसके अनुसार अपने आप ही कल्पना करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राह्य कल्पना बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ग्राह्य कल्पना क्या होता है, जब हम दूसरे की कही हुई बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने आप ही कल्पना करने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राह्य कल्पना कहते हैं, या फिर रिसेप्टिव इमेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए एक कह सकते हैं हम लोग सृजनात्मक कल्पना। ठीक है, क्या होता है, क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्या, क्रिएटिव। ठीक है, क्या है, क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या है, क्रिएटिव जो कल्पना है, जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ नई अभौतिक तत्वों के निर्माण, जैसे किसी कविता का लेखन कर पाते हैं, उसे सृजनात्मक कल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आपका क्या, जेम्स ड्रेवर का मतलब कि कह सकते हैं अपने कल्पना के क्या किए, दो वर्गों में विभाजित करके। और देखिए सृजनात्मक कल्पना को भी दो वर्गों में विभाजित किया है। बहुत बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि है, सृजनात्मक कल्पना को दो भागों में बांटा गया है। एक परिमाणवादी कल्पना और दूसरा सौंदर्यबोधी कल्पना। फिर सौंदर्यबोधी कल्पना को भी बांटा गया है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, बस इतना ही। जेम्स ड्रेवर के अनुसार ये था। अब आइए आप लोग, स्किनर के द्वारा तो बोल दिए, ठीक है, क्रो एवं क्रो रॉस के द्वारा भी बोल दिया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक, जिसको बोलते हैं ट्रायल एवं एरर थ्योरी। ठीक है, मैकडूगल का बताया है, आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कॉलर भी बताया है, पॉवलोव भी बताया हुआ है। ठीक है, कॉलर चिंपांजी पे किए थे, पॉवलोव किस पे किए थे, ये कमेंट बस में आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।